हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आज क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आप व्यू की विविध प्रश्नावली, उसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें यह कहा गया कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई और जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। प्रत्येक वस्तुओं का वार्षिक विक्रय जो है ये आपको दर्शाया गया है। वार्षिक विक्रय की आप बाजार देखिए, फर्स्ट और सेकंड 2 बाजार, 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स और वाई जेड है। पहले बाजार में एक्स का उत्पादन इतना, इसका इतना, इसका इतना, सेकंड बाजार में इतना और इतना करता है। वार्षिक जो है बिक्री आपको नीचे दी गई है। यदि एक्स का विक्रय मूल्य जो है प्रति इकाई, इसमें ये भी कहा गया कि प्रत्येक एक्स, वाई और जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.50 यानी 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया है पहली कंडीशन पर। और दूसरी कंडीशन ये दी गई कि एक्स पर लागत 2 रुपया, वाई पर जो लागत 1 रुपया और जेड पे जो लागत है इतनी। तो पहले पे आपको आय याद करनी है, इसकी कुल आय क्या होगी। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह की बीजगणित विधि से ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाजार की आय के 2 बाजार है, तो इसको इसके दोनों के भाई अलग अलग होंगे। तो देखिए आइए करते हैं हम यहां से, यहां से लिखेंगे पहली कंडीशन का हल ये आपको दिया है, दोनों बाजारों की कुल आय। अब ध्यान दीजिएगा भाई, बाजार की उसमें कुल आय पूछी थी, तो आय निकालने का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी वस्तु है, इतने में बिक जाएगी। तो जब एक इतने में बिक्री, यहाँ पे 1000 वार्षिक बिक्री होती है, इसकी 1000 जो है वो वार्षिक बिक्री होती है, उसका मूल्य कितना है 2.5 रुपया है। तो यहां से कैसे आएगा भाई, इसको कितने की बिक्री हो गई, ये कैसे पता चलेगा, इसका गुणा कर दिया जाए। इसका मतलब इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके और इसको एक मैट्रिक्स, क्योंकि इसको आव्यूह बीजगणित विधि से ही हमको ज्ञात करना है, तो इसको जो है आपको क्या करना है, आव्यूह विधि से लिखना है। इसको आव्यूह में लिखा जाए, एक्स वाई जेड इसको भी आव्यूह में लिखा जाए। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 1000 पहली बाजार का, लिख लीजिएगा 18,000, ये 6,000 और ये 10,000 है आपका, और ये हो जाएगा 20,000 और ये हो गया। अब देखिए इसका गुणा करना है भाई, कितनी लागत को कितनी बिक्री हो रही है, प्रत्येक का मूल्य कितना है, इसका इतना है, प्रत्येक वस्तु यानी एक्स का जो मूल्य है वो इतना है, वाई का इतना है और जेड का इतना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये हो जाएगा 2.50 और 1.50 और ये हो जाएगा 0.00, यानी इसकी कुल आय जो होगी वो आपकी ये होगी। अब इसका क्या करना है, आपको यहां से गुणा कर देना है भाई। जब इसका गुणा करके गुणा कब संभव, जितने इसमें स्तंभ हो उतनी इसमें पंक्तियां होनी चाहिए, तभी गुणा हो जाएगा। अब देखिए कुल आय निकालनी, जैसे मान लिया कि 1000 वस्तुएं हैं, 1000 वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है एक्स जो है 1000, इसकी कीमत जो है प्रत्येक की 2 रुपया है। तो एक वस्तु की कीमत जब 2 रुपया है तो 1000 वस्तु की कीमत कितनी होगी, क्या क्या है, दोनों का गुणा किया जाएगा तभी कितनी बिक्री होगी। तो उसका जो है गुणा आपको यहां से करना है, तभी आप इसकी कुल आय निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो जाए आय बराबर भाई विक्रय मूल्य और उसकी कुल कीमत, वो विक्रय वस्तुओं की कितनी बिक्री हुई और प्रत्येक वस्तु की कितनी कीमत हुई, तो इनका गुणा कर दीजिएगा। चलिए गुणा करते हैं, इसका इससे करेंगे, पहली रो का स्तंभ से, तो 1000 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये 10,000 है ये। अब देखिए 10,000 है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 के बाद ये हो जाएगा, प्लस इसका इससे गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, 15 दूना 30 गुणा कर लीजिएगा 30, भाई 1 0 ये हो गया, 2 0 3, यहाँ पे 4 हो गए और 1 30 5 0 हो जाएंगे, 2 तो 4 है 5। अब देखिए दशमलव 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, फिर 18 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18, ये हो गया आपका। अब दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ से करना है, तो यहां से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, 25 समझ लीजिए, यहां से इसका गुणा करिएगा तो 25 छक्का 150, तो ये 150 हो जाएगा, 1 0 ये हो गया, 1 2 3 0 ये हो गया,
1 2 3 4। अब दशमलव 2 अंक के बाद लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। फिर प्लस 20,000 का गुणा 1.5 से करिएगा, ये हो जाएगा 15 गुना 30, ये हो जाएगा। अब 30 हो गया, देखिए 4 जीरो यहाँ, एक ये 5 जीरो, तो 30 के बाद 5 जीरो, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 और 30 वाला 6, तो ये हो गया। 2 के बाद दशमलव लगाना, ये लगा दीजिए आप। फिर प्लस इसका गुणा ऐसे करेंगे तो 8 का 1 से गुणा करेंगे 8,000 आ जाएगा, ये हो गया आपका। अब इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए जब जोड़ेंगे तो 25,000 3,000 और 18,000, 25 और 3 28, 28 और 10 हो गया 38, और 38 और 8, 38 और 8 हो गया आपका 46,000, ये हो गया आपका। इसको जोड़ लीजिएगा तो ये 15,000 और ये हो गया आपका 30,000, तो 15 और 30 45,000 हो गया आपका। 45 और 8 ये हो जाएगा आपका 53,000, ये हो गया आपकी कीमत। तो जो पहले बाजार की, ये पहली बाजार की हो गई और ये दूसरी बाजार की। तो पहली बाजार की जो आय है, अतः पहले बाजार की कुल आय बराबर आपका हो जाएगा 46,000 रुपया, और दूसरी बाजार की कुल आय जो है वो हो जाएगी आपकी 53,000, ये हो गया आपका। ये हो जाएगा पहले का आंसर। पहले पार्ट में उसने कुल आय पूछी थी आपसे, तो उसका जो आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा। अब यहां से दूसरे में आपसे ये पूछा गया है कि दूसरे पार्ट में आपसे ये पूछा गया कि प्रत्येक इकाई की लागत आपको ये दी गई है, तो इसमें जो है प्रत्येक बाजार की कुल लागत आपको बतानी है। तो लागत क्रमशः इतनी दी गई, तो कुल लाभ ज्ञात करना है आपको। तो इसका जो कुल लाभ है वो आपको बताना है कितना होगा। देखिए यहां से प्रत्येक की लागत आपको इतनी इतनी और इतनी दी गई है। सेकंड पार्ट में प्रत्येक वस्तु की जो लागत है प्रति इकाई वो आपको इतनी इतनी दी गई। अब इसमें कुल लाभ आपको ज्ञात करना है, तो लाभ आप कैसे ज्ञात करेंगे? भाई लागत जितनी है उसकी, ये इतनी लागत, इसकी इतनी, वाई पर इतनी लागत, इसकी इतनी लागत, तो वो विक्रय मूल्य हमने जो यहाँ से निकाला था, भाई ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। कुल आय कितनी हो रही, जितनी उसने बेच दी वो हो गई कुल आय। तो पहले बाजार में जो आय हुई उसकी 46,000 और दूसरे पे 53,000, तो लाभ कितना होगा? लाभ निकालने के लिए इसका पहले क्रय मूल्य निकाल दें, यानी इसमें लागत कितनी आई वो निकाल दिया जाए। तो आइए देखते हैं इसमें। अब यहां से देखिए दोनों बाजारों का क्रय मूल्य या लागत, दोनों बाजारों का क्रय मूल्य को भी लागत भी कहते हैं। लागत वो क्या हो जाएगी? देखिए एक पर इस बाजार पर एक्स पर जो लागत है पहली और दूसरी बाजार पर वो 2 रुपया है, और वाई पे जो लागत है वो 1 रुपया है, और जेड पे जो लागत है वो 50 पैसा है। तो यहां से आप देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। ये हो जाएगा 10,000, ये 2,000, और ये 18,000, और ये 6,000, ये 2,000, और ये 20,000 है, और ये 8,000, ये हो गया। अब देखिए भाई क्रय मूल्य आपको निकालना है, भाई कैसे क्रय मूल्य निकलेगा? इतना उत्पादन हो रहा है वस्तु का, पहली बाजार पर 1,000, दूसरी बाजार पर इतना, तो कुल कैसे होगा? भाई 1,000 है, 1 रुपया माने 2 रुपया खर्चा आ रहा है, तो कितनी लागत है कि इसको इससे गुणा कर दिया जाए, पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 और ये 0.5, ये हो जाएगा आपका। भाई दशमलव के बाद 0 लगाइए न लगाइए, क्योंकि भाई 0 का कोई महत्व नहीं, 1 रुपया और 2 रुपया लिखा हुआ है, 50 पैसा लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऐसे लिखना ही लिखना है। चलिए यहां से गुणा करिए। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 10,000 से, तो ये हो जाएगा 20,000, प्लस 2,000 का गुणा 1 से होंगे, तो ये 2,000 हो जाएगा। फिर 18 का 50 पैसा से करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो गया, 3 जीरो 1, ये 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो दशमलव 2 के बाद लगा, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, प्लस आप इधर से गुणा करिएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12,000, 2 से गुणा करिएगा 1 का, ये हो जाएगा 20,000, ये हो गया आपका। फिर 8 का गुणा इससे करेंगे तो 8 का 40, ये 40 हो गया, 3 जीरो 1 और 4 जीरो हो जाएंगे। फिर 2 के अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा,
और इसको जोड़ लीजिए। तो यहां से देखिएगा भाई 20,000 और 2,000, 20,000 और 2,000 जोड़ देंगे तो 22,000 हो गया, 22,000 की 9,000 और जोड़ देंगे तो 22 और 9, 9 तो 11 यानी 31,000, ये 31,000 हो गया। फिर ये 12,000 और 20,000, 12 20 ये हो गया 32, 32,000, 20,000, फिर से जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा 12 20 32 4 36, ये 36,000 हो गया। यानी पहली बाजार में जो लागत आई यानी उसकी विक्रय मूल्य आया वो इतना, दूसरी बाजार का इतना। यहां से लिख दीजिएगा पहली बाजार की लागत बराबर है आपका भाई देखिए कितना 31,000 रुपया, और दूसरी बाजार की लागत यह है आपका 36,000 रुपया, ये हो गया। अब यहां से लाभ क्या करना, तो पहली बाजार का लाभ, तो ये लाभ हो जाएगा भाई, समझ लीजिए ये विक्रय मूल्य था आपका जो पहले निकला था इस पर, और ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसका भाई पहली बाजार का जो विक्रय मूल्य था अभी मैंने पढ़ा है वो आपका था 46,000, ये 46,000 आया था और माइनस 31,000 कर दीजिए, तो ये आपका जो लाभ बचेगा ये बचेगा आपका 5 और 1 यानी 15,000। और दूसरी बाजार का लाभ जो है वो मिलेगा आपको, अब देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य वो आया तो 53,000 माइनस, देखिए इस पर कितना है 36,000, माइनस कर दीजिए, तो यहां से आपको मिलेगा 13 हो गया, 7 6 13, 4 से 3 गया 17,000, तो ये आपको मिल जाएगा लाभ। तो इसमें लाभ पूछा था, तो लाभ निकालने के लिए पहले उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप लाभ निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य हमको ये मिल गया पहले और दूसरी बाजार का। फिर जब पहले और दूसरी बाजार का क्रय मूल्य मिल गया तो विक्रय मूल्य हमने पहले ज्ञात किया था इस पार्ट में, पहले पार्ट में हमने विक्रय मूल्य ही निकाला था, उसकी कितना उसका विक्रय हुआ था वो हो गया था, दूसरे में हमने उसका क्रय मूल्य निकाल लिया, लागत निकाल ली। अब हमको लाभ निकालना तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इसका सूत्र होता है, इससे आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमको 11 दिया गया, इसमें ये कहा गया कि आव्यूह x, जो ये x है वो एक आव्यूह है, आपको आव्यूह x ज्ञात करना है जिसके लिए ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो देखिए आव्यूह x जो है यानी इस आव्यूह का और इस आव्यूह का जो गुणनफल है वो इतना है, ये इसका मतलब है आपका। तो यहां से देखिएगा हल में, अब एक चीज ये ध्यान रखिए भाई इन दोनों का गुणनफल इतना होना है। तो देखिए इसका और इसका गुणनफल कब संभव है, इसका गुणनफल तभी संभव है जब x में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी जो है इन दोनों का गुणनफल ये संभव हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको मानना है, तो यहां से लिखेंगे माना, या एक चीज ध्यान रखिए लिखे दे रहे हैं, चूंकि आव्यूह x 2 गुणे 2 कोटि के लिए, आव्यूह x के 2 गुणे 2 कोटि के लिए ही अस्तित्व में है। इसका मतलब ये हुआ आव्यूह x के 2 गुणे 2 कोटि के लिए ही अस्तित्व में है। अस्तित्व में होने का मतलब ये इसका गुणनफल जो है वो इतना होगा, ये हुआ इसका अस्तित्व में होने का मतलब। कि इसका अस्तित्व तभी होगा जब जो है x जो है वो 2 गुणे 2 कोटि का ही आव्यूह होगा, क्योंकि इसमें भाई 2 पंक्तियां तो इसमें 2 स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे माना x बराबर, इसमें आपको आव्यूह मानना पड़ेगा a b c और d मान लीजिए। हमने आव्यूह मान लिया a b c और d। देखिए इस a b c और d मान लिया कि भाई इसमें 2 स्तंभ इसमें 2 पंक्तियां, तभी इनका जो जुड़ा है वो संभव हो सकता है, इनका अस्तित्व हो सकता है। तो यहां से लिखेंगे क्योंकि x 1 2 3 4 5 6
बराबर -7 -8 -9 2 4 ये दिया है आपको। तो इसमें x की वैल्यू रख दीजिएगा a b c और d, और ये वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5 6, और इधर लिखेंगे -7 -8 -9 2 4 6। ये हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए। देखिए a और इसका गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, एक का a हो जाएगा, 4 का b से करेंगे तो 4b हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करिएगा तो a का गुणा 2a हो जाएगा, इसका गुणा 5 से तो 5b हो जाएगा, इसका गुणा इससे करना है, ये हो जाएगा आपका 3a + 6b। ठीक है। अब इसका गुणा इससे करना है, एक पंक्ति का स्तंभ से करते हैं तो c का 1 से c हो जाएगा, d का 4 से करेंगे तो यहाँ से 4d हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो 2c हो जाएगा, और d का इससे करेंगे तो 5d हो जाएगा। अब c का 3 से करेंगे तो 3c हो जाएगा, और प्लस d का 6 से करेंगे तो 6d हो जाएगा। ये हो गया। और बराबर जो आपको मिलेगा -7 -8 -9 2 4 6, ये हो गया। अब एक चीज यहां से देखिएगा, अब इनमें ये कंडीशन हमको मिलेगी। अब इनकी दोनों पक्षों में तुलना कर लीजिए, तो यहां से लिखेंगे तुलना करने पर। अब देखिए जब तुलना करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा a + 4b बराबर -7, ये मिलेगी समीकरण नंबर 1। और यहां से ये मिलेगा, अब इसको लिखेंगे भाई a c और d, a और b वाली दो समीकरण बना लीजिए, c और d वाली दो समीकरण बना लीजिए आप। तो चाहे तो इसकी तुलना कर लीजिए, चाहे इसकी तुलना कर लीजिए। तो यहां से इसकी तुलना करना है तो ये मिलेगा 3a + 6b बराबर -9 मिलेगा। तीसरा है तो तीसरे -9 मिलेगा। 3 यहां से कॉमन होगा, a + 2b बराबर मिलेगा -9, यानी ये आपका आ जाएगा a + 2b बराबर -9/3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा a + 2b बराबर -3। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा यहां से, अब इधर c + 4d बराबर c + 4d बराबर आपको मिलेगा, तुलना करेंगे 2 मिलेगा। तो ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब इसको चाहे तो चाहो इसको हम बराबर कर ले रहे हैं, ये मिलेगा 3c + 6d बराबर जो आपको मिलेगा, तीसरा तो तीसरा 6 मिलेगा, यहां से 3 कॉमन हो जाएगा आपका इसमें, तो ये मिलेगा 6 + 2d बराबर 6, ये कर जाएगा 3 दूनी 6, यानी c + 2d बराबर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2। तो ये बन गई समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके a और b का मान निकाल लीजिए, 3 और 4 को हल करके c और d का मान निकाल लीजिए। यहां से लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिए। एक है आपका a + 4b -7, और दूसरी जो है वो है a + 2b बराबर -3। इन दोनों को घटा दीजिए, घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2b बचेगा, और ये भी चिन्ह आपका चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 3 और माइनस का 7, तो माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 4 बचेगा, ये कर जाएगा 2 दूनी 4। तो b बराबर जो मिला वो माइनस का 2 मिल गया। ये समीकरण 1 में b का मान रखिएगा, मान रख लीजिए b का समीकरण 1 में, तो ये रखेंगे a + ये हो जाएगा 4 × -2 बराबर -7, तो ये हो जाएगा 4 दूनी -8 -7, इसको उधर दे दीजिएगा तो -7 + 8, यानी a बराबर जो आपको मिलेगा वो 1 मिल जाएगा। तो यहां से a और b के मान निकल आए। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को हल कर लीजिए। समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 से जब हल करेंगे 3 और 4 को, तो ये हो जाएगा c + 4d बराबर 2, और ये मिलेगा 4 c + 2d बराबर 2। को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे सर, तो ये कैंसिल और आपका ये कैंसिल। तो देखिए 4 से 2 गया, 2d बचेगा, इधर 0, यानी d की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। अब b का मान समीकरण किसी समीकरण में रखना है, 3 या 4 किसी में रख लीजिए।
4 में रखते हैं। 4 में जब रखेंगे तो हो जाएगा c प्लस 2 गुणे 0 बराबर 2, यानी c बराबर जो मिलेगा वो आपको 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है c की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई और d की वैल्यू 0 हो गई। तो यहां से लिखेंगे अतः x बराबर, अब x की वैल्यू a b c और d थी, तो इस पे लिख दीजिएगा इसके स्थान पर x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, b की जो वैल्यू है वो -2, c की जो वैल्यू है वो 2 और d की जो वैल्यू है वो 0। ये आपका आव्यूह बन जाएगा x, जो कि आपको ज्ञात करना था। इसमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके से जो है x की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है कि AB जो है वो BA के बराबर है। तो पहली कंडीशन पे आपको सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से कि AB की पावर n बराबर B की पावर n ये होगा। और दूसरी चीज आप इसमें ये सिद्ध करेंगे, दूसरी कंडीशन 2 चीजें सिद्ध करनी है कि AB की होल पावर n बराबर होगा A की पावर n B की पावर n। तो देखिए पहले यहां से लेंगे, यहां से दिया है, हल आपको करना है। ये आपको दिया है AB की पावर n बराबर B की पावर n A। तो यहां से लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसको आप Pn मान लीजिएगा, Pn ये हो गया n बराबर 1 के लिए, जैसा कि हम लोग पिछले पहले और दूसरे क्वेश्चन में इसको किया था। तो यहां से हो जाएगा P1, ये हो जाएगा AB की पावर 1 बराबर B की पावर 1A, यानी ये हो जाएगा AB बराबर BA। अब चूंकि आपको AB बराबर BA दिया हुआ है, भाई AB और BA आपको बराबर दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम BA के स्थान पर AB, यानी AB बराबर AB। तो दोनों पक्ष इसके बराबर हो गए, P1 जो है यहां से दोनों हो गए। तो इसलिए यहां से लिखेंगे अतः, इसलिए n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। अब n बराबर 1 के लिए Pn सत्य हो गया, तो यहां से दूसरी कंडीशन में मानेंगे, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है। अब n बराबर k के लिए हम सत्य मानेंगे तो ये हो जाएगा Pk, AB की पावर k बराबर हो जाएगा B की पावर k इंटू A। अब यहां से ये सत्य हो गया। दूसरी कंडीशन पे हम ये लिखेंगे फिर, चूंकि n बराबर k प्लस 1 के लिए, अब देखिए k प्लस 1 के लिए इसको हम सत्य दिखाएंगे। k जैसे 1 के लिए बराबर दिखा दिया, वैसे ही k प्लस 1 के लिए अगर सत्य हो गया तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सत्यापित हो जाएगा। यहां से लिखेंगे हम Pk प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा AB की पावर k प्लस 1। एक पक्ष लेकर चलेंगे और दूसरा आ जाए। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं AB की पावर k इंटू B की पावर 1, ये लिख सकते हैं। अब AB की पावर k को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं B की पावर k इंटू A, और ये हो जाएगा B की पावर 1। अब इस दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा B की पावर k प्लस 1 इंटू A। अब देखिए जहां पर k प्लस n था वहां पे k प्लस 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये k प्लस 1 के लिए भी दिया गया जो कथन है वो हमारा सत्य है। इसको k प्लस 1 ये बराबर का निशान नहीं लगाना है। तो देखिए जहां पर हमको n लिखा था वहां पे k प्लस 1 मिल गया, तो इससे स्पष्ट है ऐसा, इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। ये हो गई कंडीशन। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से AB की पावर n बराबर B की पावर n सत्य। ये हो गया, पहली कंडीशन हो गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखा है, इसमें ये दे रहा है, ध्यान देखेंगे, माना Pn बराबर AB की होल पावर n बराबर A की पावर n B की पावर n। ये हो गया आपका n बिलोंग्स टू n के लिए। यहां से लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, पहले इसको सत्य दिखाएंगे, n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए जब यहां से लिखेंगे तो हो जाएगा P1 यानी AB की होल पावर 1 बराबर A की पावर 1 B की पावर 1। तो ये हो जाएगा P1
यानी ए बी बराबर आ जाएगा ए बी। तो अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ये n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाएगा। अब यहां से हम ये मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है। अब n बराबर k के लिए हम इसको सत्य मानेंगे, ये हो जाएगा हमारा Pk बराबर ab की पावर k बराबर हो जाएगा a की पावर k b की पावर k। तो यहां से और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और यहाँ पे तो वैल्यू परिवर्तित की गई, तो यहां से लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, ये चीज तो ये हो गई समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहां से फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए, अब k प्लस 1 के लिए इसको सत्यापित करेंगे हम, यानी जहां पर k है वहां पे k प्लस 1 अगर आ जाएगा तो यानी n है वहां पे k प्लस 1 हो जाएगा बस। तो इसमें लिखेंगे p k प्लस 1, ये हो जाएगा आपका ab की पावर k प्लस 1। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब k प्लस 1 के लिए हम सिद्ध करते हैं तो एक पक्ष लेकर चलेंगे और दूसरा पक्ष जो है वो जहां पर k है वहां k प्लस 1 आ जाए वो सत्यापित हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहां से। अब देखिए इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं a, अलग अलग इसको करें तो इसको लिख सकते हैं a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। ये अलग अलग इसको कर दिया गया, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। एक मिनट, इसको ऐसे मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिए। अगर इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं ab की पावर k इंटू ab की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से, अब 2 से अगर हम देखें तो ये हमको मिल जाएगा k प्लस 1 सच है। अब ab की पावर k की जो वैल्यू है समीकरण 2 में वो a की पावर k b की पावर k, ये हो गई। और इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो ये लिख सकते हैं a की पावर 1 b की पावर 1। इसको जोड़ दीजिएगा तो k प्लस 1 ये आपको मिल जाएगा a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा और b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहां से n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। अब k प्लस 1 के लिए जो हमारा कथन भाई जहां पे n था वहां k प्लस 1 हो गया, तो k प्लस 1 के लिए जो दिया गया कथन है वो सत्य है। तो यहां से लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए ab की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n सत्य। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरीके से गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सरल है। बस 3 स्टेप याद रखना है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए और n बराबर k प्लस 1 के लिए। जब k प्लस 1 के लिए हम करेंगे तो वहां पे जहां पे n है वहां पे k प्लस 1 हो जाएगा, बस हमारा सत्यापित हो गया। और उस जहां पे हम सत्य मानते हैं तो इसका भी प्रयोग आपको इसमें करना है जब k प्लस 1 का सत्यापन करने लगेंगे। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिया है, वो विकल्पी प्रश्न है। ये आपको इतना दिया है जिसके लिए जो है ये आपका सत्य है, तो ये सत्य है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा ये आपको निकालना है। तो यहां से देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसी का 2 बार होगा। चलिए यहां से बुला करिएगा। देखिए जब बुला पंक्ति का स्तंभ से अल्फा का अल्फा से, अल्फा स्क्वायर आएगा बीटा का गामा से, बीटा गामा हो जाएगा फिर अल्फा का बीटा से, अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा का माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा। भाई अल्फा का अल्फा से हुआ, ये आ गया पहली पंक्ति के लिए, बीटा का गामा से बीटा गामा, फिर दूसरे से अल्फा बीटा और ये माइनस का अल्फा बीटा हो गया। अब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा गामा अल्फा और फिर इससे करेंगे तो माइनस का गामा अल्फा, फिर इससे करिएगा तो ये हो जाएगा आपका गामा बीटा और ये हो जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर। ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, इससे 1 प्लस माइनस से तो ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बचेगा। अब यहां से देखिएगा चूंकि आपको दिया है स्क्वायर बराबर आई, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिली वो मिल गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 और ये गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर।
और ये हो जाएगा आपका 1 0 0 भाई 2 गुणे 2 मैट्रिक्स। तुलना कर दीजिएगा यहाँ से, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे ये मिलेगा हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। भाई 1 मिलेगा यहाँ से, इसको उधर भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा इधर बचेगा 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो इस तरीके से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसमें जो सही होगा वो आपका सी नंबर विकल्प सही होगा। तो इसका जो है सी नंबर विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है, इसमें ये कहा गया है यदि ए एक आव्यूह सममित व विषम सममित दोनों ही, तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, एक विकर्ण आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा सही? एक चीज ध्यान रखिएगा, विकर्ण सममित के लिए देखिए कंडीशन होती है सममित के लिए कि ए बराबर ए डैश बराबर ए होता है, और विषम सममित के लिए ए डैश बराबर माइनस ए होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब विकर्ण आव्यूह होगा, कोई भी विकर्ण आव्यूह आप ले लेंगे तो उसमें आप उसका डैश निकालेंगे तो माइनस आए, ये जरूरी नहीं है। और मतलब माइनस आ जाएगा तो सममित विषम सममित दोनों नहीं रहेगा, अगर प्लस आएगा तो सममित हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा, तो वो दोनों रहेगा ही नहीं रहेगा। शून्य आव्यूह की अगर हम बात करें, जैसे कोई आव्यूह दिया गया है 0 0 0 0 दिया गया, इसे शून्य आव्यूह कहेंगे, तो इसका ए डैश लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, और इसको अगर लिखना चाहें तो ए डैश बराबर ए भी लिख सकते हैं, या इसको अगर हम माइनस लिख दें 0 0 0 0 0, तभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो माइनस ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सममित और विषम सममित दोनों कौन सा आव्यूह? तो सिर्फ शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह है जो सममित भी हो सकता है और विषम सममित भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर सी सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस आई है आपका आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए बराबर होगा, इसमें से किसके? तो एक चीज यहां से देखिएगा, चूंकि ए स्क्वायर बराबर आपको ए दिया है, ठीक है, फिर अब इसको अगर हम लेके चले का होल क्यूब माइनस 7 ए बराबर, अगर इसको हम लिखें तो इसका मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसको अगर हम क्यूब ओपन कर दें तो भाई ये सूत्र आप बता दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करिएगा, ए आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए आई क्यूब की वैल्यू तो आई भी होनी है, क्योंकि मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कितनी भी बात बुरा करिए वो आई ही मिलना है। प्लस ए क्यूब को लिखे तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, प्लस 3 आई ए हो जाएगा और प्लस 3 आई, और ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये आपको दी गई है यहाँ से, चूंकि ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो जाएगी, ए हो जाएगा 3 आई स्क्वायर, तो 3 आई ए की वैल्यू जो है वो ए हो जाएगी और प्लस 3 ए हो जाएगा। तो यहां से आएगा आई प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 ए 6 ए हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए और एक चीज माइनस 7 ए भी दिया है, साथ रखिएगा माइनस 7 ए, इसको भी लिख लीजिएगा माइनस 7 ए, ध्यान रखिएगा क्योंकि ए स्क्वायर बराबर है, और माइनस 7 ए माइनस 7 ये आपका। अब देखिए आई प्लस ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपको ए मिल जाएगी, और माइनस 6 है तो प्लस 6 है माइनस 7 है तो माइनस ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी आई आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वाई, यानी इसका विकल्प नंबर जो है वो आपका सी सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरीके से यह चैप्टर आपका, ये प्रश्नावली तथा ये चैप्टर दोनों समाप्त हुए। तो आशा करते हैं जो आपको चैप्टर या प्रश्नावली पढ़ाया गया, जो आज के क्वेश्चन बताए गए वो अच्छे समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।